बड़ा मजेदार सवाल है और इसमें ना दो चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसको लोग ध्यान रखिएगा आप। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और पॉलिसी चेंजेस है, ये एक्चुअली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ही पॉलिसी चेंजेस हुए बड़े तेज, यानी कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दोनों स्तरों पर बहुत ज्यादा क्या हुआ है, परिवर्तन आया है। समझ गए? इसीलिए चुनौतियां नहीं है, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि वो चुनौतियों से जो पार पाएगा, जो भी लोक सेवक उन चुनौतियों को जो है एडप्ट कर लेगा, उन चुनौतियों के सम्मुख स्वयं को और आगे निकलेगा, वही उसके लिए चुनौतियां भी अवसर में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि इन दोनों में भी बड़ा ही गहरा रिश्ता है इस प्रश्न के उत्तर में। हमेशा नहीं, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं ना, आपदा को अवसर में बदल लो, चुनौतियों से अवसर निकालो। चलिए देखते हैं हम लोग तो इस प्रश्न के उत्तर को। जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों में बड़ा गहरा रिश्ता है और जो चुनौतियां हैं वही अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। यही उत्तर का मेन फ्रेम है, प्रारूप है। उत्तर में हमें ध्यान रखना है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलप एडवांसमेंट हुआ, तो पॉलिसीज पर क्या क्या परिवर्तन आने शुरू हुए और फिर चैलेंजेस क्या हैं। ऐसे में लोक सेवकों के सम्मुख ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो नए नए उभरते हुए चैलेंज हैं, और फिर उनके सम्मुख अवसर कैसे हैं। चलिए इस पर बात करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, भाई सबसे जरूरी इंट्रोडक्शन में ये 5-6 चीजें डालना है। ठीक, तो कैसे डालेंगे, तो बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। मैंने बड़ी कोशिश की है इसको शॉर्ट एंड करने की। तो आप कहेंगे सबसे पहले कि लोक सेवाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक है। इनकी भूमिका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में कैसे, तो भैया इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराया जाना इन्हीं के कंधे पर रहता है। डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, यानी जो आप देख रहे हैं पीआरआई एंड म्युनिसिपैलिटीज, उसमें भी इन्हीं की भूमिका है। फिर नीति निर्माण में इनकी भूमिका होती है। सर्विस डिलीवरी, सेवाओं की आपूर्ति, कॉमा कर करके लिखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर तो। यही को अगर लिख दो तो 200 वर्ड हो जाएगा साहब, तो कॉमा करके बस नाम डालते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर गवर्नेंस का जो है कंटिन्यूएशन, यानी गवर्नेंस को चलायमान रखना। फिर लोक सेवक ही क्या बनता है, कैरियर डिप्लोमेट बनता है। ठीक, और लोक सेवकों की यह भी भूमिका है क्वासी जुडिशियल अर्धन्यायिक। आप जानते हैं डीएम एसडीएम बनने पर आपके पास अनेक ऐसे कार्य होते हैं जहां आप सीधे डिसीजन लेते हैं, निर्णय देते हैं, जुडिशियल काम करते हैं। इसी प्रकार इनकी महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक आर्थिक विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में भी है। क्लियर है? और यही उदाहरण भी दे डाली ग्रोथ और डेवलपमेंट में कि ऐसे भी लोक सेवक हैं जिन्होंने वित्तीय अनुपलब्धता की चुनौती को स्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण काम किए। जैसे मणिपुर के आईएएस ऑफिसर एंस्ट्रैंग पेन ने क्लाउड फंडिंग के द्वारा 100 किलोमीटर सड़क तैयार करवा दी, जिसमें सरकार से कोई भी धन नहीं था, कोई प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट का नहीं था। 100 किलोमीटर की सड़क उन्होंने अपने जिले
जिले में तैयार करवाई, केवल और केवल क्लाउड फंडिंग से। ठीक है, लोगों से क्या लिया होगा तो आप समझ ही रहे हैं, लोगों से क्या लिया होगा ये तो आप अच्छे से चंदा, डोनेशन, जो भी समझ लीजिए। अब आते हैं कि पॉलिसी चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दोनों को एक साथ बताना है। तो आप कहेंगे कि प्रौद्योगिकी के विकास के कारण नीति निर्माण और क्रियान्वयन पर, पॉलिसी चेंजेस जो है नीति निर्माण और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पहला पॉइंट, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अधिक सटीक, पूरा सटीक नहीं मिलता, जान लीजिए कभी भी कंप्लीटली एडिक्वेट नहीं हो सकता, अधिक सटीक। तो अधिक सटीक आंकड़े उपलब्ध होने लगे। मशीन लर्निंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण क्या हो रहा है, पॉलिसी चेंजेस में क्या हो रहा है, पॉलिसी पर नीति निर्धारण, क्रियान्वयन, पूरा नीति प्रक्रिया कह सकते हैं, नीति प्रक्रिया में निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग बहुत हद तक सुगम हुई है। सुगम हुई है, ध्यान रखना है, सुगम हुई है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इनका प्रभाव ई गवर्नेंस पर भी बहुत अधिक पड़ा है। अब क्या हो रहा है कि सेवाएं जो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यूज ऑफ आईसीटी से जो मिल रही हैं, वे बहुत चैलेंजिंग हो रही हैं। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में देखो, चुनौती भी है तो अवसर भी है, चुनौती है तो अवसर है। अब ये क्या हो गया, ये अवसर है कि लोग इसको सीखें, इसको समझें और अपने आप को उसमें इतना आगे ले जाएं कि प्रधानमंत्री से पुरस्कार पा जाएं। अभी बात करेंगे हम लोग। इसी तरह से ई गवर्नेंस के प्रोसेस में ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हालांकि पॉलिसी चेंजेस ही हैं, लेकिन पॉलिसी चेंजेस, क्वेश्चन में पॉलिसी चेंजेस हैं, लेकिन पॉलिसी चेंजेस पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे गवर्नेंस पर भी प्रभाव पड़ता है, पहली बात। दूसरी तरफ e-governance in itself is based on technological advancement। e-governance भी प्रौद्योगिकी के विकास पर ही निर्भर है ना भाई। जब तक प्रौद्योगिकी का विकास नहीं होता तो e-governance की बात आज हम लोग करते नहीं। इसी प्रकार जो सेवाओं की आपूर्ति है उस पर भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही गवर्नेंस किया तो गवर्नेंस क्या है, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए बहुत सारा रूट्स भी एफसीआई के थ्रू, राशन के थ्रू जो आता है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण जनता की भागीदारी भी गवर्नेंस में तेजी से बढ़ने लगी है, बढ़ी है। और ऐसे में लोक सेवकों के सम्मुख यह भी चुनौती आई है या आ चुकी है कि वे जन हितैषी रूप से कार्य करें, जनता को इंगेज करें, सिटीजन पार्टिसिपेशन को बेहतर बनाएं और उसमें भी उनकी मदद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है। तो जहां चुनौती भी है, मतलब सॉरी, जिस तरह के ये इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो एक तरफ इन इम्पैक्ट से, इन प्रभावों से जहां एक तरफ चुनौती आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अवसर। चुनौतियां क्या क्या है, देखिए। जब कोई डाटा, सॉरी, जब कोई मशीन लर्निंग के आधार पर या एआई के आधार पर सपोज कोई सेवा उपलब्ध कराई जाने लगे, तो क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को सुनिश्चित किए जाने की समस्या पैदा हो जाएगी और हो जाती है। कोई योजना है, पूरी तरह से मशीनी कार्यवाहन क्रियान्वयन चल रहा है उसका, तो अब ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो क्या हो गया, क्या हो गया, मान लिया जाएगा कि अच्छा मशीनी टेक्नोलॉजिकल गड़बड़ी है, सॉफ्टवेयर डाउन हो गया है। आप सुनते रहते हैं, कई बार यह भी आपको पता चला होगा
मीडिया में खबरें रहती हैं, सरकार की तरफ से तो मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार ने ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी किया हो। कई बार ऐसा होता है कि तत्काल टिकट हमारी आपकी नहीं बुक हो पाती है, कुछ ही लोगों की तत्काल टिकट बुक होती है, और यदि उनको आप दे दीजिए तो आपकी भी हमारी भी बुक करके दे देंगे, हम आप करेंगे नहीं होगा। और ये ज्यादा नहीं बोलूंगा, जवाबदेही नहीं होगी, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, इतना ही है ना कहना। ये है फिक्सेशन ऑफ, और इसका दोहरा प्रभाव पड़ता है, जहां की एक तरफ हम कहते हैं कि जवाबदेही बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, पारदर्शिता बढ़ जाती है, सब कुछ हो जाता है, प्रभावकारिता बढ़ जाती है, वहीं दूसरी तरफ अगली बात, लेफ्टिज्म कहाँ पाया जाता है? नौकरशाही में। ये नौकरशाही की विशेषता है कि ये कार्यों को डिले करता है, लाल फीता शाही। लाल फीता शाही को ही कहते हैं कि लोक सेवकों की वह प्रवृत्ति कि वो कार्यों को डिले करें। तो समझना बात को। अब अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है तो ये जो प्रवृत्ति है लाल फीता शाही वाली, अब उनको इससे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, वो काम करेगी। तो आप डिले करने की कोशिश भी अगर आप करते हैं तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक चुनौती अभी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, प्लान ही चल रहा है। अच्छा, अगली बात, डिजिटल एजुकेशन और ट्रेनिंग की समस्या है। ट्रेनिंग में इसलिए जोड़ रहा हूं कि हमारी आपकी आम जनता की तो जो समस्या है वो डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल एजुकेशन की है, लेकिन जो सर्विस प्रदाता है, जो नीतियों पर काम कर रहा है, उसके लिए प्रशिक्षण भी जरूरी होगा। मान लीजिए पॉलिसी मेकिंग के दौरान डाटा इकट्ठा हुआ है, तो उस डाटा की प्रोसेसिंग कैसी होगी, मशीन लर्निंग के आधार पर कैसे वो काम करता है, एआई कैसे काम करता है, ये सारी चीजें अभी आप जरूरी हो जाती है। इसी तरह से डिजिटल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में अभी बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, हम सभी जानते हैं, तो यह भी एक बड़ी समस्या है। और फिर सरकार के यानी कि लोक सेवकों के सम्मुख भी वही समस्या है, सिक्योरिटी वाली, सुरक्षा की। ठीक है, साइबर खतरा उन पर भी मंडराता रहता है, साइबर फ्रॉड के कारण, है ना, या फिर पता चला कि पूरी की पूरी वेबसाइट ही हैक हो गई, पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें उनके सम्मुख भी। अब अगली बात, तीनों चीजें, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रभावकारिता टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। और आगे यह भी माना जा रहा है, अभी भी बहुत कुछ बढ़ गया है, आपको पता ही है एआई के आने से कितना एफिशिएंट हो गया है एआई। चैट जीपीटी पता नहीं क्या क्या कर देता है, मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं करता हूं, मैं कर भी नहीं पाता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, और मैं क्यों नहीं करता हूं ये बता दूं, human brain can never be replaced by anything। तो पॉलिसी चेंजेस में ये जितना जो कार्यकुशलता, मतलब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन, पूरी नीति प्रक्रिया कह दीजिए, नीति प्रक्रिया में जितने भी प्रभाव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पड़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड इकोनॉमी, इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस, यह संभव है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब वहां लाल फीता शाही ना हो, जब वहां डिजिटल एजुकेशन हो, यानी कि ये जो चैलेंज है डिजिटल एजुकेशन ना होना, ट्रेनिंग ना होना, ये सारी चीजें ठीक की जाए। तो यदि इनको ठीक किया जाए तो यह समझ लिया जाए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लोक सेवाओं के लिए अवसरों के द्वार भी खोल रहा है। आपके उत्तर का अंतिम चरण यही होगा कि आप बताएंगे कि यदि वो ट्रेनिंग ले लेते हैं बढ़िया से, तो
आगे बढ़ जाएंगे और फिर आगे बेहतर उनका परफॉर्मेंस हो जाएगा। बस, तो लोक सेवाओं को आगे अंतिम कंक्लूजन अब आ गया कि लोक सेवाओं या लोक सेवकों के लिए, अब यहाँ लोक सेवकों के लिए कहा जाएगा, सिविल सर्वेंट्स के लिए ये जो आप लिखेंगे कि प्रौद्योगिकी के उन्नतीकरण उन्नतकरण तथा उन्नतकरण के कारण जो पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं इनके दौर में या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में, प्रौद्योगिकी उन्नतकरण के दौर में जो चुनौतियां आ रही हैं उनको अवसरों में बदला जा सके और लोक सेवकों की कार्यकुशलता, मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सके और जितनी भी नई चुनौतियां हैं उनको कोप अप, उनसे निपटा जा सके। इस हेतु भारत सरकार ने अनेक प्रयास भी शुरू किए हैं। जैसे उसमें बताएंगे, पहला मिशन कर्मयोगी। यह इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के दी जा रही है मिशन कर्मयोगी के नाम से लोक सेवकों को, जिससे कि उनकी क्षमता निर्माण, उनमें क्षमता का विकास विकास नहीं, उनकी क्षमता को और बेहतर किया जा सके। ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है। इसी तरह से नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर एलिवेटिंग क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का ट्रेनिंग की भी गुणवत्ता और क्षमता को उन्नत करने के लिए लोक सेवाओं संबंधी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जितने हैं उन सभी के लिए एक राष्ट्रीय मानदंड भी तैयार किया जा चुका है और इसके अंतर्गत भी इन चीजों को किया जा रहा है। और ऐसे में जो लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है, पीएम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एड्स। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य या उत्कृष्ट योगदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या दे रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री पुरस्कृत भी कर रहे हैं। आपका उत्तर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हो गया।